Hello, my dear student stars. Today we are going to start chapter number 5 of science, class 9, the fundamental units of life. So, the topics to be covered in the chapter are introduction to cell. Means what is cell पढ़ेंगे हम इसमें cell होता क्या है. Then cell theory. सेल के बारे में क्या क्या थ्योरी दी थी, किसने दी थी, हम वो पढ़ेंगे. देन सेल कितनी शेप के होते हैं, उनके कैसे स्ट्रक्चर शेप होते हैं, देन उनकी साइज क्या होती है एंड वो कैसे दिखते हैं, नंबर्स क्या है. नेक्स्ट है सेल स्ट्रक्चर. उनका स्ट्रक्चर कैसा है, वो दिखने में कैसे दिखते हैं, कितने टाइप के सेल होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे. देन सेल डिवीजन, सेल डिवाइड कैसे करता है. इंट्रोडक्शन टू सेल. See, cell are the structure, functional and biological unit of all living beings. That means cell क्या कोई structure है, then cell कोई एक function भी करता है और वो biological unit है, मतलब कि ये human body में भी involve है. Okay? Then second point is the entire functioning of living organism being from a basic unit called cell. हाँ, ये बात सही है कि जितनी भी फंक्शनिंग होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो एक बेसिक यूनिट एक सेल से ही होती है. That's why this is called a fundamental of unit of life. हम इसीलिए इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं. A life can replicate itself. हाँ, ये जो है ना, हमारे जो सेल्स होते हैं वो अपने आप से रेप्लिकेट करते हैं, वो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करते हैं, इसीलिए हम इसे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दी लाइफ बोलते हैं. ओके, सी, एक सेल है सिंगल सेल. वो सिंगल सेल जो है वो मिलकर एक टिश्यू बनाता है, और जो टिश्यू है वो बहुत सारे टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं, और एक ऑर्गन मिलकर, बहुत सारा ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम प्रिपेयर करते हैं, और एक ऑर्गन सिस्टम प्रिपेयर होने के बाद में वो एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है. ओके, डिस्कवरी ऑफ सेल. वो डिस्कवर सेल, सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि सेल डिस्कवर किसने किया. ओके, तो सेल डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने. ये एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे. दे डिस्कवर्ड द सेल इन 1665. देन बैक्टीरिया एंड प्रोटोप्लाज्म वाज डिस्कवर्ड बाय लेeuwenhoek in 1674. देन सेल न्यूक्लियस. ओके, सेल न्यूक्लियस होता क्या है. सी, ये आपका एक सेल है, इस सेल के बीच में ये छोटा सा सेल जैसा स्ट्रक्चर है, पर ये न्यूक्लियस होता है. ओके, so cell nucleus was discovered by Robert Brown in 1831. Then cell theory was given by 1601 and 1838 and in 1839. Okay, then protoplasm was discovered by Purkinje in 1839. Okay, so what is cell theory? See, दिस इज द मॉडर्न सेल थ्योरी. एक्चुअली ये मॉडर्न सेल थ्योरी है. पहले सेल थ्योरी में दो ही पॉइंट एग्जिस्ट किया करते थे. तो पहला पॉइंट क्या हुआ करता था कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड बाय सेल ओनली. जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से ही मिलकर बने हैं. सेकेंड पॉइंट इसमें ये हुआ करता था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक सेल की भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं. दैट मीन्स एक से ज्यादा सेल से भी बने हुए हो सकते हैं. बट व्हेन विर्चो अराइव, जब पिक्चर में विर्चो जी आए तो विर्चो जी ने एक नया स्टेटमेंट दिया. एंड वो स्टेटमेंट ये है, द न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन. ओके, ये चीज हमने पहले देखी थी. एक सेल डिवाइड कर सकता है. ओके, एक सेल अगर डिवाइड कर रहा है मतलब वो इसी सेल से मिल आया हुआ है. तो ये किसके प्रोसेस से डिवाइड करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल डिवीजन. सो ये मॉडर्न सेल थ्योरी है. मॉडर्न सेल थ्योरी में तीन ही पॉइंट है. पहला पॉइंट ये होता है ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल. सेकेंड होता है ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स
कुछ भी मेड अप ऑफ मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर, दैट मीन्स एक सेल के बने हो सकते हैं या एक से ज्यादा सेल के बने हो सकते हैं। देन थर्ड पॉइंट ये है, न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आए हुए हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस। वो प्रोसेस कौन सी है? थ्रू द प्रोसेस इज कॉल्ड सेल डिवीजन। वो प्रोसेस को हम सेल डिवीजन बोलते हैं। ये स्टेटमेंट विर्चो ने दिया था। ओके, विर्चो जी ने दिया था स्टेटमेंट। ओके, सो नाउ वी लर्न अबाउट shape, size and number of the cell. So see, cell is classified in size. They are of different size, different numbers and different shape. See, first point, first we will learn about numbers. If an organism is made up of single cell, जो एक ही सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म होगा हम उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर। वो होता है यूनिसेलुलर। से एग्जांपल होता है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, दिस आर द एग्जांपल। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक ही सेल से बने हो उसे हम बोलते हैं यूनिसेलुलर, और इसके एग्जांपल हम लिखते हैं बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, अमीबा एक्सेट्रा। सेकेंड पॉइंट, इफ ऑर्गेनिज्म, अगर ऑर्गेनिज्म बहुत सारे मल्टी सेल से मिलकर बना हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते कौन से? होते कौन से? एनिमल और ह्यूमन बींग्स। इनके पास में बहुत सारे सेल्स होते हैं। इसकी एक छोटी सी ट्रिक, सिंगल का मतलब होगा यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब ही होता है एक, तो जहां पर सिंगल लिखेगा वहां लिखोगे यूनिसेलुलर। जहां मैनी और मोर देन वन सेल आएगा तो उसको लिखेंगे मल्टी सेलुलर। MMSC। ओके, नाउ नेक्स्ट शेप। किस शेप के होते हैं सेल्स? देखते हैं। अच्छा, WBC का फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड सेल्स, RBC का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल। सी, ये जो हमारे WBCs होती है ना, ये ऐसे अमीबा लाइक शेप के होते हैं। ये अपना शेप खुद चेंज कर सकते हैं जरूरत आने पर। ये शेप चेंज करता है। तो ये है हमारे WBC। ये हमारे डिस्क लाइक शेप के होते हैं हमारे RBC, रेड ब्लड सेल। अच्छा, ये हमारे जो RBC होते हैं ये शेप चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स्ड शेप के होते हैं। देन बोन सेल्स, सी दिस आर द बोन सेल्स, होते हैं स्पेंडिकल शेप के होते हैं, हम इसको बोलते हैं स्पेंडिकल शेप। तो जो होते हैं, ओके, जो नर्व सेल होती है, नर्व सेल इलोंगेटेड होती है। इलोंगेटेड मीन्स लंबी होती है। ओवम जो स्फेरिकल राउंड शेप का होता है। स्पर्म, अच्छा, स्पर्म का शेप जो है ना वो भी लॉन्ग होता है, इलोंगेटेड होता है, ये लंबा होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्पर्म सेल। स्पर्म सेल थोड़ा सा लंबा होता है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इलोंगेटेड सेल में हम इसको देखते हैं। सी, ये एक पॉइंट वाला लिखा है, इसमें 2 पॉइंट्स देखो। सम सेल्स हैव अ फिक्स्ड शेप, कई सेल के फिक्स शेप होते हैं, वो अपना जो शेप है वो चेंज नहीं करते। वैसे कौन से होते हैं वो? एक होता है अपना ह्यूमन सेल और होता है एनिमल सेल। अब आप कहोगे कि ह्यूमन सेल में ही WBC आते हैं, फिर हाँ, WBC ह्यूमन सेल्स में ही आते हैं, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है इसमें कि WBC जो होते हैं वो अपना शेप चेंज करते हैं। वही देखते हैं हम सेकेंड पॉइंट कि सम ऑफ द सेल्स कैन चेंज देयर शेप। कुछ कुछ सेल्स है जो अपना शेप चेंज करते हैं, जैसे हमने देख लिया WBC। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अमीबा, अमीबा भी शेप चेंज करता है। सी, अमीबा का शेप कैसे होता है? ये ऐसा। ठीक है, कभी उसको कुछ फूड एंगेज करना हो तो वो कैसा बनाता है?
ये ऐसा बना रहे हैं, यहाँ पे फूड है, फूड अंदर लेने के लिए, फूड एंगेज करने के लिए वो ऐसा ऐसा शेप बना लेना, मतलब अमीबा और डब्ल्यूबीसी अपनी शेप चेंज करता है। नेक्स्ट है हमारी साइज के बारे में हम बात करेंगे। साइज क्या होती है, देखो जो हमारा स्मॉलेस्ट सेल होता है वो होता है माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म एक बैक्टीरिया है, और जो हमारा लार्जेस्ट सेल होता है हम उसको बोलते हैं ऑस्ट्रिच, होता है ऑस्ट्रिच। सबसे बड़े साइज का जो एग है, सबसे बड़े साइज का जो सेल है वो हमारा ऑस्ट्रिच एग है। ओके, सी हम पढ़ रहे थे एनिमल सेल, उसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। ये होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बनी हुई होती है लिपिड्स एंड प्रोटीन से मिलकर। ये सेमी परमिएबल होती है, ये कुछ चीजों को अलाउ करती है आने के लिए और कुछ चीजों को बाहर जाने के लिए अलाउ करती है। ये बात याद रखना, एनिमल सेल है तो इसमें हमारा सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होगा। सेकेंड हम बात करेंगे कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म ये जो खाली स्पेस है ना, ये फ्लूइड भरा हुआ रहता है और वही उसी फ्लूइड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। देन हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की, इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके पास में होता है एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। देन सेकेंडली हम बात करेंगे हमारे न्यूक्लियस की। ये है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के पास में होता क्या एक्चुअली, न्यूक्लियस के पास में होता है डीएनए। डीएनए मतलब जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो होता है न्यूक्लियस के पास, दैट इज डीएनए। देन हम बात करेंगे ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, ईआर दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा स्मूथ और एक होता है हमारा रफ। तो रफ और स्मूथ में डिफरेंस क्या है, जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके पास में होते हैं राइबोसोम्स प्रेजेंट इसके सरफेस पे, बट जो हमारा स्मूथ ईआर होता है ना इसके पास में राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। ओके, ये देखो अब बात करते हैं हमारे लाइसोसोम्स की। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, ये ब्रेक करते हैं जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं ना उनको सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक करते हैं और इसको हम पावरफुल एंजाइम बोलते हैं। देन हम बात करेंगे हमारे वैक्यूल्स की। जो वैक्यूल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं हमारे एनिमल सेल में, और प्लांट सेल में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। देन ये होता है सेंट्रियोल। ओके, व्हाट इज राइबोसोम्स, यहाँ पे मैंने राइबोसोम्स लिखना रह गया। ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में काम आते हैं, हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में काम आते हैं राइबोसोम्स। ओके, नाउ वी विल सी प्लांट सेल। ओके, सी this is a nucleus, this is nucleus, here this is rough endoplasmic reticulum. Why it is rough? Because ribosomes are present on the surface of the ER. Okay, this is mitochondria, powerhouse of the cell. इसके पास एटीपी प्रेजेंट होता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, गोल्गी बॉडीज। Okay, see, this is a plasma membrane. This is cell wall. Here, large vacuole is present. Ribosomes. Okay. Smooth endoplasmic reticulum, chloroplast. See, in this plant cell, you can notice one thing. सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो हमारे एनिमल सेल के सेल स्ट्रक्चर में नहीं होता है। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे प्लांट सेल के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। सेकेंडली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसके ये फ्लूइड बना होता है इसमें। ओके, और इसकी जो मेम्ब्रेन होगी उसे हम बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया यू ऑलरेडी नो, इट इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। हियर लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट। ओके, लार्ज। Here, new word you can notice this chloroplast. Chloroplast होता क्यों है और ये होता क्या है? ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये कलर प्रोवाइड करता है। अच्छा, अक्सर हमने देखे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स में हमेशा ग्रीन कलर ही हमें देखने मिलता है। तो वो क्यों आता है, ग्रीन कलर आता कहाँ से?
तो ये आता है क्लोरोप्लास्ट से, ओके। देन राइबोसोम्स सिंथेसिस द प्रोटीन, ओके, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। स्मूथ ईआर, यहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है इसलिए वो स्मूथ है। रफ में यहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है इसलिए रफ है। न्यूक्लियस हमें पता ही है जिसके पास में जेनेटिक मटेरियल होता है हमारा डीएनए, ओके। जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, ये फोटोसिंथेसिस के वर्क में हेल्प करता है। एनिमल सेल और प्लांट सेल का स्ट्रक्चर देखा, हम देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या था। सी डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। सी यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल में होता है, यस होता है। सो प्रेजेंट। क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल में होती है? यस होती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यस होता है। ये पता होना चाहिए डिफरेंस, अक्सर एग्जाम में आता है। और प्लांट सेल में भी होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एनिमल सेल में भी होता है एंड प्लांट सेल में भी होता है। अभी हमने देखा सेल वॉल एनिमल सेल में होती है, नहीं होती है, एब्सेंट। प्लांट सेल में होती है, यस प्रेजेंट। वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स होता है ना, किसमें लार्ज होता है और किसमें स्मॉल होता है। तो सी एनिमल सेल में बहुत स्मॉल होते हैं और जो प्लांट सेल होता है ना उसमें बहुत बड़े होते हैं, तो हम लिखते हैं इसको लार्ज। माइटोकॉन्ड्रिया, यस दोनों सेल में प्रेजेंट होता है। Ribosomes is present in both cells. Lysosomes, yes, present in both cells. Cytoplasm, present in both cells. And last is chloroplast. Animal cell में नहीं होता है, ओके, एब्सेंट। एंड प्लांट सेल में होता है इसलिए प्रेजेंट। इसका शॉर्ट ट्रिक दूंगी मैं, सी सी ए किसमें एब्सेंट होता है वो बात करेंगे। सी ए सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, ए से याद रखना, एब्सेंट इन एनिमल सेल, ओके। देन क्लोरोप्लास्ट, अगेन आप इसी से याद कर सकते हो कि क्लोरोप्लास्ट हो या सेल वॉल हो, दोनों भी एनिमल सेल में क्या होते हैं, एब्सेंट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन बोथ आर सेम, ओके। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, ये क्या होते हैं, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की। इनके पास में लिपिड्स और प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स और प्रोटीन से सिंथेसाइज हुए होते हैं। ये क्या काम के लिए होते हैं? व्हाई लिपिड्स एंड प्रोटीन आर यूज्ड? बिकॉज दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है सेल को, ओके। इट्स अनेबल cell to engulf food and other material from external environment. This process is called endocytosis. See, हमने कल ही बोला था जो सेल होता है ना वो सेमी परमिएबल होता है, ठीक है, सिलेक्टिवली सेमी परमिएबल होता है, वो कुछ ही चीजों को अंदर आने देता है और कुछ चीजों को बाहर जाने देता है। बट देखो इस टाइम में क्या लिखा है, इट्स अनेबल सेल टू engulf food, फूड लेना एंगल्फ करना अनेबल होता है, इसीलिए कोई और भी मटेरियल, और इसीलिए हम उसको एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। हाँ, बट जो अमीबा होता है, अमीबा क्या होता है, एग्जांपल दिया, अमीबा एक्वायर्ड फूड थ्रू दिस प्रोसेस, लेकिन वो बाहर से फूड लेता है इसी प्रोसेस से विथ द हेल्प ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सूडोपोडिया, ठीक है। देखा होगा ये होता है हमारा अमीबा का स्ट्रक्चर, ओके, ये हमारा अमीबा होता है। जब इसके पास में फूड आ जाता है ना तो वो कैसे स्ट्रक्चर बनाता है,
ऐसा ये इसका पूरा सी। ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है, ये जो स्ट्रक्चर बनाया है इसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ओके, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या होते हैं? ये एंट्री और एग्जिट कुछ ही मटेरियल को करने देते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, सिलेक्टिवली परमेएबल होते हैं। इट मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। देखो, अगर सेल वॉल ना हो तो इसका शेप चेंज हो जाएगा, अगर सेल वॉल है तो शेप मेंटेन रहेगा। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रोब्स। अच्छा, कोई भी माइक्रोब्स को ये अंदर नहीं आने देगी। ये कोई माइक्रोब बना है, ये अंदर आ सकते हैं क्या? नहीं, जब तक ये सेल वॉल अलाउ नहीं करेगी तो कुछ भी अंदर नहीं आने देगी। इट्स सेल मेम्ब्रेन, ओके, नॉट सेल वॉल। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। अच्छा, हमने क्या बोला अभी कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमेएबल होती है, सिलेक्टिवली सेमी परमेएबल होती है। ये कुछ ही चीजों को बाहर जाने देती है और कुछ ही चीजों को अंदर आने देती है। तो कौन सी प्रोसेस है वो बाहर जाने देती है और अंदर आने देती है? वो दो प्रोसेस होती है, एक होती है हमारी ऑस्मोसिस, दूसरी होती है डिफ्यूजन। तो हम पहली प्रोसेस करने जा रहे हैं ऑस्मोसिस। सी, ऑस्मोसिस होता क्या है? ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस वेयर मटेरियल goes from higher concentration to lower concentration। जहाँ पे कंसेंट्रेशन ज्यादा हो वहां से लोअर कंसेंट्रेशन में जाना, हम उसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। एग्जाम्पल देखिए, प्लांट एब्जॉर्बिंग वाटर थ्रू देयर रूट्स। अगर कोई यहाँ पे मैं प्लांट बना दूँ, ये है रूट्स। रूट्स के पास में वाटर बहुत ज्यादा है, हाई अमाउंट में वाटर है, और वो यहाँ पर जाना चाहता है, तो कौन सी प्रोसेस हो जाएगा? ऑस्मोसिस। ओके, ऑस्मोसिस के प्रोसेस हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर वेरी हाई, बहुत ज्यादा है यहाँ पे, और यहाँ पे कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर बहुत ही कम है। तो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में जाने वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। देखो, दो टाइप की ऑस्मोसिस होती है, एक होती है एंडो ऑस्मोसिस और एक होती है एक्सो। सी, एंडो में क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है ना वो सेल के अंदर एंटर करते हैं। सी, यहाँ पर मेरे पास में किशमिश है, ठीक है, किशमिश है, और उस किशमिश को अगर मैं वाटर में रखूं तो क्या होगा? ये किशमिश फूल जाएगी। क्यों फूलेगी? ठीक है, क्यों फूलने वाली है? क्योंकि ये जो है ना किशमिश के अंदर, ये जो सेल है किशमिश की, वो वाटर मॉलिक्यूल ले रही है, वो वाटर ले रही है, इसलिए। एक्सोऑस्मोसिस क्या होता है? द प्रोसेस इन विच द वाटर मॉलिक्यूल्स मूव आउट, बाहर निकलता है, ठीक है। इसी मेरे पास में कोई सेल है और इसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, तो इसे बोलेंगे एक्सोऑस्मोसिस। सी, हमने अभी क्या पढ़ा? ऑस्मोसिस पढ़ा। तो सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, कितने टाइप के सॉल्यूशंस में ऑस्मोसिस होता है, देखो। और कैसा ऑस्मोसिस होगा हम देखिए। पहला हम बात करेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या होता है, जो मीडियम सराउंडिंग ऑफ सेल हैज सेम concentration ऑफ वाटर एज दैट प्रेजेंट इनसाइड द सेल। जो सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन है और जो बाहर का कॉन्सेंट्रेशन है, ये इनसाइड ये सेल है, और ये जो आउटसाइड का है ये दोनों सेम होगा, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो ना यहाँ पे सेल श्रिंक करेगा ना स्वेल करेगा। अब बात करेंगे हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन की। तो देखो, हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, यहाँ पे स्वेल अप हो जाएगा। देखो, the medium or the solution surrounding the cell has a high water concentration as compared to the inside it the cell। यहाँ पर एक तुम रखो, ये आप पूरा, ये है आपका सेल और इन्हें एक प्लेट में रखा है, यहाँ पर है वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे हाई कंसेंट्रेशन है। तो यहाँ पर जैसे ही वाटर इनसाइड जाएगा, ठीक है, अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा, यहाँ पर वाटर अंदर जाएगा, तो ये क्या होने वाला है? स्वेल अप होने वाला है। स्वेल अप मतलब इसकी साइज बढ़ जाएगी, ओके। हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है?
द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, सेल है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर से सराउंडेड होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक का मतलब सिकुड़ जाना। ये मेरा आउटर सरफेस है, मतलब बाहर एक प्लेट है, और ये मेरा सेल है, इसके पास में बहुत ज्यादा वाटर है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसके पास कम है, तो यहाँ पे पानी बाहर निकल जाएगा, तो हम इसे बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन, डिफ्यूजन। See, diffusion होता है the process of movement of a substance from the region of higher concentration to lower concentration so as to spread uniformly। अच्छा, डिफ्यूजन होता किस में है? देखो, डिफ्यूजन के लिए ना हमें वाटर की जरूरत होती है। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे सिर्फ वाटर में होगा, ये तुम कोई भी लिक्विड में कर सकते हो डिफ्यूजन। देखो, मैं एक एग्जांपल दूं, मेरे पास ये कंटेनर है, ये फुल ऑफ वाटर है, मैंने इसमें 2 से 3 ड्रॉप इंक के डाल दी, तो ये क्या बोल रहा है, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन सो एज अ स्प्रेड यूनिफॉर्मली। अच्छा, इसमें स्प्रेड होने के लिए इंक मैं थोड़ी सी डालूंगी, बट वो पूरे वाटर में स्प्रेड होगी ना, तो ये स्प्रेड क्यों होती है? बिकॉज डिफ्यूजन के कारण होती है। यहाँ पे वाटर हाई अमाउंट में है और इंक जो है वो कम अमाउंट में है, लेकिन वो बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाएगी पूरे वाटर में, तो ये प्रोसेस क्या शो करता है, ये डिफ्यूजन शो करता है। अच्छा, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का मेन डिफरेंस क्या होता है? सी, यहाँ पर जो होता है ना, ये डिफ्यूजन गैस में भी होता है और लिक्विड में भी होता है, लेकिन ऑस्मोसिस लिक्विड में होता है। यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन का सेपरेशन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन की सेपरेशन की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे सेपरेशन की जरूरत है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होना चाहिए। वाटर इज नॉट नेसेसरी, यहाँ पे वाटर नेसेसरी नहीं है, हम इसको कोई HCl बोलो और कोई गैस में भी हम करवा सकते हैं, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन गैस है तो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन करवा दिया, ठीक है। इसका एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल ये होता है एडिशन ऑफ इंक इन वाटर, ठीक है। ऑस्मोसिस में वाटर जरूर है, बहुत जरूरी है, नेसेसरी है, वाटर के बिना ये प्रोसेस होती नहीं है, ये मेन सॉल्वेंट होता है। एग्जाम्पल है किशमिश, स्वेलअप इन वाटर, ओके। अच्छा, अगर सॉल्वेंट नहीं बताओ तो मैं बता रही हूँ, देखो, सॉल्वेंट को जो होता है वो लिक्विड पार्ट होता है, और जो सॉल्यूट होता है ये लेस अमाउंट में होता है, ये सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है, ओके। सेल वॉल, सी, नॉन लिविंग रिजिड आउटर कवरिंग होती है सेल वॉल, ये सिर्फ प्लांट्स में ही मिलती है, नॉट इन एनिमल्स। देखिए, ये नॉन लिविंग रिजिड एंड आउटर कवरिंग होती है, ये जो है सेल वॉल है, ये जो सेल वॉल होती है ये रिजिड होती है, रिजिड का मतलब होता है हार्ड, ठीक है। आउटर कवरिंग होती है ये सेल की, इट्स फाउंड इन अ प्लांट्स नॉट इन एनिमल, ये सिर्फ प्लांट्स में ही मिलती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। इट इज फ्रीली परमिएबल। अच्छा, पहले हमने वर्ड पढ़ा था सिलेक्टिवली परमिएबल और ये फ्रीली परमिएबल, इन दोनों का डिफरेंस ये है, सिलेक्टिवली मीन्स कुछ ही चीजों को अंदर आने देना और कुछ ही चीजों को बाहर जाने देना, बट ये फ्रीली है, फ्रीली परमिएबल है, ये सारी चीजों को जाने देती है और जितनी सारी चीजें लगेगी उन सबको आने देती है, ठीक है। ये वहां पर सिलेक्ट नहीं करती है, मतलब ये सिलेक्टिवली नहीं है, तो ये सिलेक्ट नहीं करेगी चीजों को। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, की सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है। इसके फंक्शन क्या होते हैं? सेल वो परमीट द सेल of a plant, fungi and bacteria to withstand hypertonic condition without bursting। जो सेल वॉल होती है ना, ये हाइपरटोनिक कंडीशन में विदाउट ब्रस्टिंग वाटर एब्जॉर्ब करती है, मतलब ये स्वेलअप करेगी लेकिन ये ब्रस्ट नहीं होने देगी, ये पानी स्वेलअप करेगी, ठीक है, फुल जाएगी सेल, लेकिन ये ब्रेक नहीं होने देती, ब्रस्ट का मतलब है फुट जाना, मतलब ये ब्रेक नहीं होने देगी, ठीक है। In hypertonic medium, the cell tends to take up water by the osmosis। ठीक है, ये ऑस्मोसिस के थ्रू लेती है वाटर और ये क्या करती है, स्वेलअप करती है, लेकिन ये स्वेलअप कैसे करेगी, विदाउट ब्रस्टिंग, ठीक है।
ये ब्रस्ट नहीं होने देगी, ये ब्रेक नहीं होने देगी सेल वॉल को। इट हैज अ नैरो पोर्स, इसको छोटे छोटे पोर्स होते हैं। सी यहाँ पर एक मैंने बताया ये एक पोर है, पोर्स है, ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी कुछ है, देखो। और ये जो आउटर कवरिंग होती है यहाँ पर भी कभी कभी पोर्स मेंशन हो जाते हैं, हम इसे बोलते हैं पिट्स, ठीक है। इट हैज अ नैरो पोर्स कॉल्ड पिट्स। थ्रू देम यहाँ से ये साइटोप्लाज्म से कनेक्टेड हो जाते हैं। सी ये यहाँ से अंदर जो भी है यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, कनेक्टेड हो गए, इसे ही हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। आर एबल टू क्रॉस द सेल वॉल, और ये सेल वॉल को क्रॉस करने के लिए हेल्प करते हैं। सी सेल वॉल मतलब अभी यहाँ पर हमने बोला कि फ्रीली परमिएबल है, तो इन्हें पिच, जो भी मटेरियल आएगा उन्हें फर्स्ट पिच से आना पड़ेगा, तो जो पिच होता है वही उनको आगे जाने के लिए प्रोसीड देगा, ठीक। प्लाज्मोलाइसिस क्या होती है? इन विच अ लिविंग प्लांट सेल लूज वाटर, जहाँ पर जो वाटर है वो लूज हो जाता है प्लांट सेल में से थ्रू द ऑस्मोसिस व्हेन कीप्ट इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पे श्रिंकेज बता रहा है, यहाँ पे श्रिंक हो जाएगा, हम उसी को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। सी द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डबल लेयर। अच्छा ये हमारी सेल है और सेल के अंदर ही हमारा न्यूक्लियर होता है जो कि डबल मेम्ब्रेन होता है ना। डबल मेम्ब्रेन होता है, कंटेन पोर्स, इसके पास में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, विच हेल्प, क्या वो हेल्प इसलिए करता है कि क्या हेल्प करता है, ये मटेरियल को एक्सचेंज करने के लिए न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के बीच में जो मटेरियल एक्सचेंजिंग होना है वो ये पोर्स के थ्रू होगा। सेकेंड पॉइंट है न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम, न्यूक्लियस के पास में क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं उनके। यस, डीएनए एंड प्रोटीन, सही। ये किससे कंसिस्ट हुए होते हैं? क्रोमोसोम, इनके पास में डीएनए होता है और प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स और डीएनए से मिलकर बना हुआ होता है। विजिबल हमें दिखाई देते हैं जब सेल डिवीजन होता है, इट इज विजिबल ड्यूरिंग अ सेल डिवीजन। विच कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये जो डीएनए है और जो प्रोटीन्स है ये क्या कैरी करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए मॉलिक्यूल के फॉर्म में। थर्ड पॉइंट डीएनए डाइऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड molecule contain the information essential for the construction and organizing cell. See, नई सेल बनने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो चाहिए होगी वो कौन देता है? डीएनए देता है। डीएनए का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, दिस मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ जीन्स, इनके पास में जीन्स होते हैं। जीन्स का मतलब होता है जेनेटिक मटेरियल होता है, वो जेनेटिक मटेरियल को हम जीन्स बोलते हैं। विच रेगुलेट सेल फंक्शन, ये रेगुलेट करता है सेल फंक्शन। इन इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मतलब हम सिमिलर दिखते हैं, कभी कभी होता है हमारे पेरेंट्स के जिस कलर के आई है, सपोज आपके मम्मी पापा के आई कलर है ब्लैक, तो आपका भी ब्लैक आ गया, तो कैसे क्या आया? ये डीएनए ने इनको जो इंफॉर्मेशन दी, न्यू सेल्स बन गई थी तब, इसलिए आपके भी आई कलर क्या आया? ब्लैक। देन एंड आर विजिबल, ये विजिबल होते हैं क्रोमैटिक मटेरियल, क्रोमैटिक मटेरियल एंड नॉन डिवाइडिंग सेल्स। अच्छा क्रोमैटिक मटेरियल्स मतलब ये जो तुम्हारा, सपोज ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के पास में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं क्रोमैटिन्स। क्रोमैटिक मटेरियल विजिबल एज अ मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये देखो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। ये अंडरगोज ऑर्गेनाइजेशन इन द क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग अ सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन करना होता है ना तब ये ऐसे फॉर्म हो जाता है, ठीक है, क्रोमोसोम के इससे फॉर्म हो जाता है। प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो रिप्रोडक्शन के टाइम पे इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्ले करते हैं? ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन देते हैं, इसीलिए आपके पेरेंट्स से सिमिलर दिखते हो आप थोड़े बहुत, आपकी सिस्टर और आप अगर ट्विंस हो तो फुल्ली सिमिलर दिखेंगे, दिखते हैं। ओके, एंड डेवलप्ड बाय द
डायरेक्टिंग केमिकल एक्टिविटीज एंड डिटेक्टिंग सेल मेच्योरिटी। ठीक है, सी अगर तुम्हारा डीएनए इंफॉर्मेशन देगा, सारे डीएनए इंफॉर्मेशन देते हैं। अगर आपके डीएनए ने इंफॉर्मेशन दी है कि आपके पेरेंट्स के आई कलर ब्लैक है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपके भी आई कलर कौन सा हो, ब्लैक हो। तो डीएनए का मेन रोल यही होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स स्मॉल होते हैं साइज में। ठीक है, उनकी साइज 1 माइक्रोमीटर सी होती है, जिसको हम लिखते हैं 10⁻⁻⁶। यूकैरियोटिक सेल्स लार्ज साइज के होते हैं, इसको हम 5 to 10 माइक्रोमीटर लिखते हैं। ये जो होता है इसमें नॉट वेल डिफाइंड, अच्छे से डिफाइन नहीं होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। जो यूकैरियोटिक होते हैं इसमें न्यूक्लियस बहुत अच्छे से डिफाइंड होते हैं, बकायदा इनके ऊपर मेम्ब्रेन होती है। इनके पास सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनके पास मैनी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। सेल मेम्ब्रेन बाउंड होती है, ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होता है, इसके पास कुछ भी नहीं होता है, जैसे राइबोसोम होते हैं जो इनको प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं, और इनके पास फ्लैजिला होते हैं मोशन के लिए। फ्लैजिला क्या काम करता है, मोशन, मतलब ये मोशन प्रोवाइड करता है इनको। ठीक है, यहाँ पे एब्सेंट होता है ऑर्गेनेल्स, यहाँ पे सेल वेल डिफाइंड होता है, ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है इनमें, सब होता है इनके पास। देखो ये दिख रहा है स्मूथी यार, ये माइटोकॉन्ड्रिया सभी होता है, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, रफिया, सब होता है। देखो यूकैरियोटिक सेल्स में क्या कौन कौन से सेल आते हैं, हमारे एनिमल सेल आते हैं और ये प्लांट सेल आते हैं। देखो साइटोप्लाज्म होता क्या है, व्हाट इज साइटोप्लाज्म, द फ्लूइड कंटेन एनक्लोज्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड होता है, स्पेशलिस्ट, ये देखो यहाँ पे क्या होता है, स्पेशलाइज ऑर्गेनेलीज होती है इनके पास में अंदर। ऑर्गेनेल्स परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, सारे ऑर्गेनेल्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और ये एनक्लोज होते हैं, ये भी जो ऑर्गेनेल्स होते हैं इनके ऊपर भी मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है। ठीक है, देन सेल ऑर्गेनेल्स क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल्स में ही होता है। यूकैरियोटिक सेल्स कंटेन वेरियस मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स के इसके पास में। दे कैरी आउट वेरियस फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन कैरी आउट करते हैं सेल के अंदर, डिफरेंट फंक्शन कैरी आउट करते हैं। इसके एग्जाम्पल होता है हमारा न्यूक्लियस, ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स एक्सेट्रा। LPR and RER, smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum। सी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों होते हैं, वो स्मूथ क्यों होते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स एंजाइम होते हैं, हार्मोन का प्रोडक्शन होता है यहाँ पर, इसलिए ये स्मूथ है। यहाँ पे कोई प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ राइबोसोम्स नहीं है। ये सिर्फ क्या फंक्शन है इनका, लिपिड्स प्रोडक्शन का। ठीक है, सिर्फ सिंथेसिस कर सकते हैं ये लिपिड्स को। इनका एंजाइम्स में हार्मोन्स में पूरा पूरा फंक्शन होता है, एंजाइम्स और हार्मोन्स के लिए हेल्पफुल होते हैं ऐसे। ओके, आर क्या होते हैं, ये रफ होते हैं। रफ क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है। साइट ऑफ प्रोटीन क्यों, क्योंकि राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स ही प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। राइबोसोम सिंथेसिस प्रोटीन, देखो सेकंड पॉइंट वही आ गया। नॉट इन्वॉल्व लिपिड प्रोडक्शन, यहाँ पर कोई लिपिड का प्रोडक्शन नहीं होता। अगर ये रफ है तो यहाँ पर कोई लिपिड्स का प्रोडक्शन नहीं होने वाला है। यहाँ पर एंजाइम्स और हार्मोन्स में भी कोई इनका रोल नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस के लिए काम आएगी। ठीक है, और ये जो ऐसे आ रहे हैं ये कोई प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करेगी, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे एंजाइम्स और हमारे हार्मोन्स में काम आएगी, और ये सिर्फ और सिर्फ लिपिड्स का ही फॉर्मेशन करेगी। पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। ठीक है, दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, एक होती है पोर्स आउटर और एक होती है फोल्डेड इनर। ठीक है, अब
जो इनर फोल्डेड है वो क्या करती है, ये इंक्रीज करेगी सरफेस एरिया, किसके लिए, एटीपी जनरेट होने के लिए। अच्छा, जो एटीपी है हम उसको क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी। ठीक है, सेल की एनर्जी करेंसी क्या है, एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एटीपी, एटीपी प्रोड्यूस करता है। ओके, यूज फॉर द सेलुलर एक्टिविटी, जितनी भी सेल की एक्टिविटी हो रही है उसमें काम आएगा। मैकेनिकल वर्क मतलब जो सेल का ऑर्गेनलीज के वर्क है सबके, उनमें हेल्प करेगा। दे पोसेस देयर ओन डीएनए, इनके पास अपना खुद का डीएनए होता है, अपना खुद का राइबोसोम होता है। राइबोसोम क्या करता है, इनका खुद का प्रोटीन, प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो अब मैं बता रही हूँ इनर और आउटर के। ये वाली जो होती है ना बाहर की, इसको हम बोलते हैं आउटर। और जो ये अंदर की इनर होती है, ये एटीपी के लिए सरफेस बढ़ाती है, ये होती है इनर। और इसके अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, उसको बोलते हैं क्रिस्टेट्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स। क्या होते हैं प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स एक प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, दो वेराइटीज की होती है प्लास्टिड्स, एक होता है हमारा क्रोमोप्लास्ट, दूसरा होता है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, ये कलर्ड प्लास्टिक होता है, ये अक्सर फ्लावर में मिलेगा। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देता है। अब बात करेंगे हमारे ल्यूकोप्लास्ट की, तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ये कलरलेस होता है, ये कोई कलर नहीं देता, ये व्हाइट होता है, मतलब एकदम ट्रांसपेरेंट जेल लाइक होता है ये फ्लूइड। और इसका फंक्शन होता है स्टार्च को, ऑयल को और प्रोटीन ग्रेन्यूल्स को स्टोर करना। ठीक है, इसको स्टोरेज साइट बोलते हैं हम। देन हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, कंटेन करता है क्लोरोफिल। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्लोरोफिल कंटेन करता है, ये फोटोसिंथेसिस के लिए काम आता है। अच्छा, ये हमारा क्रोमोप्लास्ट का सेकेंड पार्ट बोल सकते हैं। ठीक है, किसको, क्लोरोप्लास्ट को। नाउ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल है। ठीक है, इसके पास मेम्ब्रेनलेस होती है, इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। ये यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है। ओके, हम पढ़ेंगे वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत लार्ज होते हैं। कहाँ मिलते हैं लार्ज अमाउंट में, सबसे बड़े वैक्यूल्स उनको प्लांट सेल में मिलते हैं और सबसे स्मॉल में मिलते हैं एनिमल सेल में। आगे, ये स्टोरेज सेट्स इन सेल, ये जो सेट होता है ना, सेट को स्टोर करने के काम आता है। ऑक्यूपाइड 50 to 90%, 50 to 90% ऑक्यूपाई करता है प्लांट्स में। ओके, इसका फंक्शन होता है टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, हार्ड बनाना, सेल को हार्ड बनाने का काम ये करता है वैक्यूल। एसेंशियल सब्सटेंस को भी स्टोर करता है। आगे, एक किससे मिलके बना होता है, क्या क्या कंटेन करता है, ये होता है अमीनो एसिड्स कंटेन करता है, शुगर्स, प्रोटीन्स। और सिंगल सेल में क्या करता है, फूड आइटम्स को, फूड आइटम्स होते हैं। आगे, रोल क्या, इसका रोल होता है एक्सप्लेनिंग एक्सेस वाटर एंड वेस्ट फ्रॉम द यूनिसेलुलर। अच्छा, ये जो इसका रोल है कि अगर हाई अमाउंट में वाटर आ जाता है तो उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है, वर्किल्स। आगे, लाइसोसोम्स क्या होते हैं, लाइसोसोम्स जो होते हैं ना वो फिल विद डाइजेस्टिव एंजाइम, इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, आरडीआर से मिलता है इसके। ठीक है, एक्ट एज अ सेल वेस्ट, सेल वेस्ट का, सेल वेस्ट का एक्ट करता है। डाइजेस्ट फॉरेन सेल, जो भी फॉरेन मटेरियल आ जाता है सेल के अंदर उसको डाइजेस्ट करता है और मेंटेन करता है क्लीननेस, मेंटेन करता है सेल की। अच्छा, ये ब्रेक क्या करता है, ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है उनको सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक करने का काम करता है। इसे हम साइड बाइक भी बोलते हैं, क्योंकि क्यों बोलते हैं, बिकॉज अगर ये खुद ही ब्रस्ट हो जाता है, ये खुद ही अपने आप को सेल्फ डाइजेस्ट कर लेता है। गोल्जी बॉडीज क्या होती है, गोल्जी बॉडीज, गोल्जी बॉडीज का फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स अक्रॉस द साइटोप्लाज्म, हमारे साइटोप्लाज्म के अक्रॉस ये प्रोटीन्स को ट्रांसफर करता है। प्ले रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम को बनाने के लिए काम आता है, इसमें रोल प्ले करता है। ये क्या करता है, स्टोरेज करता है, मॉडिफिकेशन करता है, पैकेजिंग करता है। ठीक है, एंड वेसिकल्स में भी प्रोडक्ट का लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, सेल डिवीजन।
See, cell division is a process through which new cell are formed in an organism. सेल डिवीजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू नया सेल बन सकता है, ठीक है। तो ये न्यू सेल का बनाने के लिए काम आने वाली प्रोसेस है। न्यू सेल फॉर्म होगा इसमें। न्यू सेल फॉर्म को ग्रोथ हो सकता है, ग्रोथ बढ़ाने के लिए हो सकता है, कोई सेल खराब हो जाए तो उसका रिप्लेसमेंट करने के लिए हो सकता है, रिप्रोडक्शन करने के लिए, ठीक। सेल डिवीजन कर सकते हैं हम किन चीजों के लिए? ग्रोथ बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, सेल को रिप्लेस करने के लिए कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन करने के लिए कर सकते हैं। ओके, दो टाइप के सेल डिवीजन होते हैं अपने। एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। तो डिफरेंस देख लेते हैं। क्या होता है आपका माइटोसिस और मियोसिस? देखो, माइटोसिस में क्या होता है, इक्वल डिवीजन होता है, दो ही डॉटर सेल फॉर्म होगी। अच्छा, जो डॉटर सेल फॉर्म होगी ना, उसके पास में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगी जितने पेरेंट्स के पास में होगी। और इसमें क्या होता है, ये हेल्प करता है ग्रोथ के लिए और रिपेयर करने के लिए कोई इंजर्ड टिश्यू, ठीक है। अब मियोसिस कब होता है? जब रिडक्शनल डिवीजन होता है। यहाँ पर रिडक्शनल डिवीजन मतलब यहाँ पर चार डॉटर सेल बनेगी, लेकिन देखो यहाँ क्या होगा, डॉटर सेल हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज कम्पेयर टू पेरेंट्स। पेरेंट्स के पास में अगर चार है तो डॉटर सेल के पास दो ही जाएंगे, ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ गैमेट। यहाँ पे क्या होता है ना, गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है, गैमेट फॉर्म होने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। जब गैमेट फॉर्म हो गए तब कौन सा डिवीजन होगा, कौन से टाइप का डिवीजन होगा? मियोसिस। ओके, देखो ये ऊपर वाला जो है ये आपका माइटोसिस है और ये जो नीचे वाला है ये आपका मियोसिस। देखो क्या होता है माइटोसिस, यहाँ पे चार है, यहाँ पर भी चार है, यहाँ पर बन गया एक डॉटर सेल, यहाँ पे बन गया एक डॉटर सेल। जितने पेरेंट्स के पास है, कितने पेरेंट्स के पास? एक दो तीन चार, यहाँ पे भी कितने? एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। ओके, पूरा कर लो तुम, ऐसा समझने के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। मियोसिस में क्या होगा, यहाँ पर पेरेंट्स के पास में चार थे, यहाँ पे आए दो, ठीक है, यहाँ पे भी आए दो। अब ये डॉटर सेल, चार डॉटर सेल बन रही है, तो क्या होगा, एक एक जाएगा, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, हो गए चार डॉटर सेल बन गए। ओके, सो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।